हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। चैप्टर का नाम है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स एएस लेवल फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 कहलाता है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो पार्टिकल फिजिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गाइगर मास्डेन एक्सपेरिमेंट। और गाइगर मास्डेन एक्सपेरिमेंट को आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये टॉपिक आपने ओ लेवल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या किया गया था इसकी हिस्ट्री आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। एक बहुत ही पतला सा बारीक सा एक गोल्ड का फॉयल लिया गया। उस गोल्ड के फॉयल पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की गई। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे याद ना कर पा रहे हों कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल मैं आपको याद दिला देता हूं, और आगे जाके वैसे भी इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अभी फिलहाल मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में सिर्फ इतना याद दिलाऊंगा कि अल्फा पार्टिकल दरअसल चार पार्टिकल से मिलकर बनता है। दिस इज वॉट एन अल्फा पार्टिकल लुक्स लाइक। अल्फा पार्टिकल इज मेड ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल किससे मिलकर बना है? दो प्रोटॉन से मिलकर बना है और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यानी अल्फा पार्टिकल खुद चार पार्टिकल्स के गुच्छे को कहते हैं। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज अ क्लस्टर। ये एक गुच्छा है। ये गुच्छा कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? ये गुच्छा चार पार्टिकल से मिलकर बना है। दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अगर आपको याद हो कि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन, तो हर बच्चा जानता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। अब जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होगा? मेरे बच्चों, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है पॉजिटिव। इनफैक्ट इसके चार्ज को हम बोलते हैं +2। वाई डू वी कॉल इट +2? +2 इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज टू प्रोटॉन्स इन इट। सर, इसके अंदर दो प्रोटॉन्स के साथ साथ दो न्यूट्रॉन्स भी तो हैं। यस, न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स का चार्ज यहाँ पे मायने नहीं रखता क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन्स की तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो प्रोटॉन्स की वजह से अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है मेरे बच्चों? अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। अल्फा पार्टिकल के चार्ज को हम बोलते हैं +2। ठीक है। तो भाई ये बात तो आपको याद आ गई। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने यहाँ पे इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बारिश कर देनी है। आपने अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कर देनी है, दुम 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 दुम। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट कर देनी है। जब आप अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट कर देंगे इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो क्या हुआ जरा देखिएगा। बराबर में देखें, इसके बारे में लेक्चर भी लिखा हुआ है, नोट्स भी लिखे हुए हैं। जरा साथ साथ पढ़ते भी जाएं। देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है अ थिन मेटल गोल्ड फॉइल। मेटल का एक फॉइल है। ठीक है। उस मेटल फॉइल में क्या किया गया? वॉज बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की आपने उस पे बॉम्बार्डमेंट कर दी। अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कर दी। किस पर कर दी आपने अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग? आपने अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कर दी थिन मेटल फॉइल पर, जिसकी वजह से क्या हुआ? जरा आगे की स्टोरी सुने। द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड इन वैक्यूम। ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया गया था, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर किया गया था। ठीक है। सो द एयर पार्टिकल्स डू नॉट स्टॉप और स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स। सर, ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में क्यों किया था? देखिए ना, जवाब लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में इसलिए किया था कि कहीं एयर के पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में ना आ जाएं। आपको पता है अगर एयर के पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के रास्ते में आएंगे तो वो अल्फा पार्टिकल्स को रोक भी सकते हैं और वो अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने इस पूरे अपैरेटस के अंदर क्या क्रिएट कर दिया? आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम का मतलब है आपने इस अपैरेटस के अंदर से सारी की सारी एयर रिमूव कर ली। बात समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, अब आप आगे की स्टोरी सुने जरा। आगे लिखा हुआ है अ सर्क्यूलर डिटेक्शन स्क्रीन। A circular detection screen was used around the metal foil to study the scattering of alpha particles by the gold foil.
आपने क्या किया, आपने मेटल फॉयल के चारों तरफ, मैं भी बना के दिखा रहा हूं, ये देखें, मेटल फॉयल के चारों तरफ आपने एक सर्कुलर गोल्ड, ओ सॉरी, सर्कुलर स्क्रीन लगा ली। इस स्क्रीन का नाम क्या है बेटा? इस स्क्रीन का नाम है डिटेक्शन स्क्रीन या फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन का क्या काम है पता है? ये स्क्रीन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकती है। जब इस स्क्रीन से जाके अल्फा पार्टिकल टकराते हैं ना, ये स्क्रीन उस जगह से ग्लो करती है। क्या करती है? ग्लो करती है। आपने नोट किया यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट। क्या वर्ड लिखा हुआ है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट का मतलब ये है कि जब अल्फा पार्टिकल जाकर इस स्क्रीन से उस जगह पर टकराएंगे, तो उस जगह से ये स्क्रीन क्या करेगी मेरे बच्चों? ग्लो करेगी। असल में अल्फा पार्टिकल दिखते नहीं है ना बेटा, यू कैन नॉट सी देम थ्रू आईज। अल्फा पार्टिकल्स को आंखों से नहीं देख सकते आप। तो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए आपने क्या लगाई है यहाँ पे? आपने यहाँ पे लगाई है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने गोल्ड का फॉइल लिया, गोल्ड के फॉइल पे आपने दुम 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 अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कर दी, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। और आपने इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक सर्कल शेप में एक डिटेक्शन स्क्रीन लगा दी। इस स्क्रीन का काम होगा ये डिटेक्ट करना कि अल्फा पार्टिकल कहाँ जाते हैं। और फिर ये सारा काम करने के बाद तीन तरह की ऑब्जर्वेशंस की इन्होंने। क्या तीन तरह की ऑब्जर्वेशंस की, जरा सुनिएगा। पहली ऑब्जर्वेशन है मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्या थी बेटा पहली ऑब्जर्वेशन? पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि गोल्ड फॉइल में जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स एंटर हुए, उनमें से मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स दूसरी तरफ से बाहर आ गए, मतलब पेनिट्रेट हो गए, पास हो गए, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, बगैर अपने रास्ते से भटके, बगैर अपने रास्ते से हटे। देखें ना आप, जरा एक बार फिर से देखें। मैं शुरू से बता रहा हूं बेटा, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है बताइए? इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किन दो लोगों ने किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया था गाइगर और मार्सडन। ये दो लोग थे, एक का नाम था गाइगर और एक का नाम था मार्सडन। दो लोगों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल यानी सोने की बहुत ही पतली सी, बहुत ही बारीक सी एक परत, सोने की एक लेयर ली, सोने की एक फिल्म ली, सोने की एक फॉइल ली, गोल्ड की। उस गोल्ड फॉइल पर इन्होंने क्या किया? उस गोल्ड फॉइल पर इन्होंने यानी गाइगर और मार्सडन ने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी, अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कर दी। और अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग कर देने के बाद इन लोगों ने सर्कुलर डिटेक्शन स्क्रीन पर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की? एक एक करके मैं तीनों ऑब्जर्वेशंस पढ़ने जा रहा हूं। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्या ऑब्जर्वेशन थी बच्चों? कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स इसमें से गुजर गए बगैर डिफ्लेक्ट हुए। दूसरी ऑब्जर्वेशन बताइए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब घुसे एक तरफ से, निकले इधर उधर। यानी बजाय सीधे जाने के, बजाय गोल्ड फॉइल से सीधे निकल जाने के, अल्फा पार्टिकल इधर उधर चले गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों? थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। बाउंस्ड बैक का मतलब क्या होता है? बाउंस्ड बैक का मतलब ये होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गए, गोल्ड फॉइल से टकराए और टकरा कर वापस आ गए। तो इसका मतलब गाइगर और मार्सडन, इन दोनों बॉयज ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से इन दोनों ने कितनी ऑब्जर्वेशंस निकाली मेरे बच्चों? तीन ऑब्जर्वेशंस निकाली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या थी पहली ऑब्जर्वेशन? सर, पहली ऑब्जर्वेशन थी अल्फा पार्टिकल्स गए, घुसे और निकल गए, आर पार हो गए, स्ट्रेट निकल गए, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, बगैर इधर उधर भटके, बगैर इधर उधर जाए। बेटा दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? सर, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स घुसे और घुसने के बाद जब वो निकले तो वो स्कैटर हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब घुसकर सीधा नहीं निकले,
कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ राइट कुछ लेफ्ट, कुछ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। समझ आ रही है बात? और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी सर? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स टकरा कर बाउंस बैक हो गए। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग? ये क्यों हो रहा है? ये बात गाइगर और मार्सडेन को समझ ही नहीं आई। गाइगर और मार्सडेन परेशान यार। गोल्ड फॉइल में हमने जब अल्फा पार्टिकल्स को मारा, अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग की, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की, तो या तो सारे अल्फा पार्टिकल्स पार हो जाते, या तो सारे डिफ्लेक्ट होते, या तो सारे बाउंस बैक होते। ऐसा ही क्यों हो रहा है कि मेजॉरिटी स्ट्रेट पेनिट्रेट हो रहे हैं, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत थोड़े से वापस आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं? वाई आर वी गेटिंग सच रिजल्ट्स? वाई नॉट एनीथिंग एल्स? ऐसा भी तो हो सकता था कि मेजॉरिटी बाउंस बैक हो जाते और बहुत थोड़े से पार होते। वाई आर वी गेटिंग द सेम रिजल्ट्स ऑल द टाइम? दैट मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग स्ट्रेट, some of them are deflecting, and very few of them are bouncing back. ये बात हमारे दोनों बॉयज को, यानी गाइगर को और मार्सडेन को, ऑब्जर्वेशन तो कर ली दोनों ने, लेकिन समझ नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी। ये बाद में एक और साइंसदान थे, बड़े साइंसदान थे, हजरत अल्लामा लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक दूसरा साइंसदान था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बाद में इन रिजल्ट्स को देखकर क्या कंक्लूजन निकाला, जरा देखिएगा। रदरफोर्ड बड़ा स्मार्ट आदमी था, और चूंकि स्मार्ट आदमी था तो बातें भी स्मार्ट स्मार्ट करता था। क्या कहा रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने कहा भाई, एन एटम इज मोस्टली वेकेंट इनसाइड। रदरफोर्ड ने क्या कहा? एटम अंदर से ज्यादातर कैसा होता है भाई? एटम अंदर से खाली होता है। इसी वजह से जब अल्फा पार्टिकल्स घुसे ना, तो दूसरी तरफ से सीधे सीधे निकल गए, क्योंकि एटम खाली था अंदर से। अंदर कोई रोकने वाली चीज ही नहीं थी, अंदर कोई रुकावट ही नहीं थी। अल्फा पार्टिकल घुसे, पुड़क, इधर से निकल गए, पुड़क। अल्फा पार्टिकल्स को रोकने वाली कोई चीज ही नहीं थी। क्योंकि एटम अंदर से मोस्टली कैसे होते हैं भाई साहब? एटम अंदर से मोस्टली वेकेंट होते हैं। वेकेंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? वेकेंट का मतलब एटम्स अंदर से मोस्टली खाली होते हैं। ठीक है भाई? This is why majority of the alpha particles passed straight through the foil without any deflection. अच्छा, फिर लोगों ने पूछा होगा यार लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो इधर उधर चले गए, उनका क्या? तो रदरफोर्ड ने पता है क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर असल में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है एटम के अंदर बच्चों? एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब जरा समझिएगा ये न्यूक्लियस वाली स्टोरी क्या है। एक मिनट, मैं आपको जरा न्यूक्लियस वाली स्टोरी सुनाता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखें भाई, मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इमेजिन करें ये एक एटम है। ये एक एटम बना दिया मैंने। ठीक है, आई हैव ड्रॉन एन एटम हियर। एटम बना हुआ दिख रहा है बच्चों? अच्छा, एटम में क्या हुआ अब जरा देखिएगा। मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल आए और सीधे सीधे चले गए। अल्फा पार्टिकल आए और सीधे सीधे चले गए, जिसको देखकर रदरफोर्ड भाई ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला एटम अंदर से कैसा होता है भाई साहब? एटम अंदर से खाली होता है। फिर लोगों ने बोला यार वो जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए तो उनका क्या? रदरफोर्ड ने बोला असल में वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए जो कि एटम के बीच वाली जगह के पास से गुजर रहे थे। तो सवाल ये कि एटम के बीचों बीच ऐसा क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल उससे रिपेल हो गया? क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, एटम के बीच में ऐसी क्या चीज होती होगी? ऑफ कोर्स सर, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? सर न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। अल्फा का चार्ज भी कैसा होता है? सर अल्फा का चार्ज भी पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास आएगा, तो जाहिर है न्यूक्लियस उसे क्या कर देगा?
सर न्यूक्लियस उसे रिपेल करेगा, न्यूक्लियस उसे डिफ्लेक्ट करेगा, न्यूक्लियस उसे स्कैटर करेगा। और सर उन अल्फा पार्टिकल्स का क्या जो बाउंस बैक हो गए थे? तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई कोई ऐसा अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने से आ रहा होगा, न्यूक्लियस इसको रिपेल करके वापस भेज देगा। इससे पता है क्या डिस्कवर हुआ? रदरफोर्ड ने ये सारी स्टोरी सुनाकर क्या बताया? रदरफोर्ड ने इस सारी स्टोरी का कंक्लूजन ये निकाला कि एटम के बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सा इलाका होता है। क्या होता है एटम के बीचों बीच? एक बहुत ही छोटा सा इलाका होता है। उस छोटे से इलाके का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है उस छोटे से इलाके का? न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने बताया कि ये न्यूक्लियस यकीनन पॉजिटिव होता है। तभी तो अल्फा पार्टिकल इसके करीब से जब गुजरता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल सामने से जाता है तो टकरा कर वापस आ जाता है। असल में इस एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों ने क्या चीज डिस्कवर कर ली? न्यूक्लियस डिस्कवर कर ली। यानी अगर ये एक्सपेरिमेंट ना होता तो हम कभी भी न्यूक्लियस डिस्कवर ना कर पाते। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, उनका क्या? आप ये क्यों कह रहे हैं कि एटम इज मोस्टली वेकेंट इनसाइड? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का होना ना होना बराबर है। इलेक्ट्रॉन अगर होता भी तो अल्फा पार्टिकल को कुछ थोड़ी कर सकता है वो। अल्फा पार्टिकल तो गुजर जाएगा बेटा। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। समझ आ रही है बात? इलेक्ट्रॉन का होना ना होना मैटर ही नहीं करता। और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो भी बहुत छोटा होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तभी तो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पार हो जाते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सर ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ाने की वजह क्या है, या क्या इस एक्सपेरिमेंट में ऐसी कोई बात है जिसकी बड़ी वैल्यू है? बेटा यही तो बताना चाह रहा हूं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिस एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों ने पहली बार पता लगाया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। वरना इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमें नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जैसा भी कुछ होता है। वी डिड नॉट नो दैट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, हमें कैसे पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो तुम जवाब दोगे भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से, या गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट की मदद से। क्या था गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट? गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में आपने कोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी। नतीजे में यह सामने आया कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल पार हो गए। रदरफोर्ड ने यह देख के कहा कि यकीनन इसके जो एटम्स हैं वो अंदर से खाली हैं, अंदर से वेकेंट हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हैं। तभी तो अल्फा पार्टिकल्स पार हो जा रहे हैं इतनी आसानी से। फिर गाइगर और मार्सडेन ने बोला अबे भाई उनका क्या, जो डिफ्लेक्ट हो गए, जो स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स पे स्कैटर हो गए, उनका क्या? तो रदरफोर्ड ने बताया ये वो अल्फा पार्टिकल होंगे जो न्यूक्लियस के करीब से कटिंग मार के निकल रहे होंगे। तो जाहिर है अगर न्यूक्लियस के करीब से गुजरेंगे तो न्यूक्लियस इन्हें क्या करेगा? न्यूक्लियस खुद भी पॉजिटिव है, तभी तो इन्हें रिपेल कर रहा है। अच्छा सर, उन अल्फा पार्टिकल्स का क्या जो अंदर गए और अंदर जाकर वापस आ गए? असल में ये वो अल्फा पार्टिकल थे जो यकीनन न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने गए होंगे। न्यूक्लियस ने रिपेल करके भगा दिया, चल निकल यहां से। तो बेटा ये था आपका गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में एक बार जल्दी से रदरफोर्ड के कंक्लूजन को पढ़ो। रदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या लिखा है? लिखा हुआ है एन एटम इज मोस्टली वेकेंट इनसाइड, दिस इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फिर रदरफोर्ड ने बताया देयर इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव एंड हाईली डेंस रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम which causes the alpha particles to deflect when they pass near the center of the atom. This region was later named nucleus. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या है, बेटा दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? तो भाई अभी तक जितनी भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की या गाइगर मार्टिन एक्सपेरिमेंट की, अगर समझ आ गया तो एक थम्स अप दो जल्दी से मुझे।
गुड, गुड सीन्स। यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आसान था, तभी आपको इतनी आसानी से समझ आ गया। चले, अब चूंकि ये आपको समझ आ गया है, मेजोरिटी को समझ आ गया है, तो आई वुड लाइक टू प्रोसीड। ठीक है, चले। अब मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें बता दूं बेटा। अब जो अगले 5 से 10 मिनट तक हम चीजें पढ़ेंगे वो बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करूंगा। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है। एटम का न्यूक्लियर मॉडल किसे कहते हैं? असल में आज आप एटम के बारे में क्या जानते हैं? आज आप एटम के बारे में जानते हैं कि एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम का ये मॉडल न्यूक्लियर मॉडल कहलाता है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, अराउंड विच नेगेटिव पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। देखिए मैं रीड कर रहा हूँ नोट साथ साथ। एटम के अंदर क्या होता है, फिर से बताओ। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहे होते हैं? सर, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर बताया हुआ है द न्यूक्लियस इटसेल्फ कंप्राइजेस ऑफ। न्यूक्लियस खुद किससे बना है मेरे बच्चों? न्यूक्लियस बना है पॉजिटिव पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूक्लियस बना है पॉजिटिव पार्टिकल से, जिनका नाम है प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रॉन्स। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एटम का पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जिसको मैंने अभी अभी एक क्लाउड में बंद किया है, इस इंट्रोडक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इट्स ऑल सेट, है ना? एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है भाई? सर, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और क्या होता है? सर, न्यूक्लियस खुद बना होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो मुझे बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं है? परफेक्ट। अब जल्दी जल्दी से जरा इजी इजी चीजें सुनो। प्रोटॉन नंबर क्या होता है? सर, ये तो बच्चे को पता है यार। सर, प्रोटॉन नंबर का मतलब है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी कोई पूछने वाली बात है? एवरीबडी नोज व्हाट इज अ प्रोटॉन नंबर। ठीक है, प्रोटॉन नंबर का मतलब क्या है? एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज प्रोटॉन नंबर। और प्रोटॉन नंबर को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रोटॉन नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रोटॉन नंबर का एक और नाम क्या है भाई? प्रोटॉन नंबर को हमारे जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। प्रोटॉन नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो, बात एक ही है। वैसे सच्ची बात बताऊं, एटॉमिक नंबर जो है ना, बेतुकी सी बात है। अबे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन नंबर बोलो ना। केमिस्ट्री वालों को चुल बहुत है। एटॉमिक नंबर कोई तुक्की नहीं बनती एटॉमिक नंबर की, सीधा सीधा प्रोटॉन नंबर बोलो। ठीक है। इसी तरह एक और चीज होती है न्यूक्लियॉन नंबर। इससे पहले कि मैं न्यूक्लियॉन नंबर के बारे में जाऊं, आपसे पूछूं कि न्यूक्लियॉन नंबर बताइए क्या होता है, पहले मुझे बताइए न्यूक्लियॉन क्या होता है। व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन? प्रोटॉन सुना है, न्यूट्रॉन सुना है, इलेक्ट्रॉन सुना है, ये न्यूक्लियॉन क्या है? व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन? क्या ख्याल है? एनीबडी नोज व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन? न्यूक्लियॉन कौन होता है भाई? सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुना है, ये न्यूक्लियॉन कौन है? तो मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताता हूँ, व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में रहने वाला कौन कहलाएगा? पाकिस्तान का नेशनल क्या कहलाता है? पाकिस्तान का नेशनल कहलाता है पाकिस्तानी, है ना भाई? इंडिया का नेशनल इंडियन, चाइना का नेशनल चाइनीज, जापान का नेशनल जापानीज, अमेरिका का नेशनल अमेरिकन। तो आप जहां रहते हैं, आप उस नाम से पहचाने जाते हैं। सुनो भाई, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, आप जहां रहते हैं आप उस जगह से पहचाने जाते हैं। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तानी कहलाऊंगा। अगर आप चाइना में रहते हैं आप चाइनीज कहलाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई न्यूक्लियस में रहता है आप उसे क्या बोलेंगे? अगर कोई न्यूक्लियस में रहता है आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे न्यूक्लियॉन बोलेंगे। तो न्यूक्लियॉन कौन है? न्यूक्लियॉन है न्यूक्लियस में रहने वाला, न्यूक्लियस का रिहायशी, न्यूक्लियस का रेजिडेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, नोट्स में यहाँ पे लिख भी देता हूँ। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है मेरे बच्चों? न्यूक्लियॉन का मतलब है रेजिडेंट ऑफ
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन होता है? रेजिडेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो सर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है। अबे तो दोनों न्यूक्लियॉन है ना, प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है। समझ रहे हो? सर मतलब हम प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में ही तो रहते हैं। तो न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या होता है न्यूक्लियॉन? फिर से बताओ। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जमा। समझ आ रही है बात? और न्यूक्लियॉन नंबर को इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और सर न्यूक्लियॉन नंबर का कोई और नाम है? जैसे प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, हाँ जी। न्यूक्लियॉन नंबर को मास नंबर भी कहते हैं, और हमारे केमिस्ट्री वाले जो लोग हैं वो इसे फजूल में एटॉमिक मास भी कहते हैं। कह ले बेटा, खुश हो जाए। लेकिन ज्यादा लॉजिकल बात यह है कि आप इसे क्या बोले भाई, आप इसे न्यूक्लियॉन नंबर बोलो। बात समझ आ गई? सर न्यूक्लियॉन नंबर निकालने का क्या तरीका है? न्यूक्लियॉन नंबर निकालने का तरीका है आप प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर लें, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर लें, न्यूक्लियॉन नंबर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर समझ आ गए ना मेरे बच्चों? चीतों चीतियों, समझ आ गए भाई? गुड सीन्स हो गए भाई। अब आ जाओ जल्दी से न्यूट्रल एटम पे। सर ये न्यूट्रल एटम क्या होता है? व्हाट इज अ न्यूट्रल एटम, या न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लिखा हुआ है न्यूट्रल एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एज दे हैव इक्वल चार्ज द नेट चार्ज इज जीरो एंड एटम बिकम्स न्यूट्रल। है सर ये क्या हो रहा है? थोड़ा स्लो डाउन सर, थोड़ा होले सर। ये क्या हो रहा है? ये न्यूट्रल एटम क्या होता है? आइए मैं आपको न्यूट्रल एटम समझाता हूँ। एक मिनट के लिए ऊपर चलें। इस एटम को एक मिनट गौर से देखें। ये जो एटम आपके सामने बना है, ओके, इस एटम को देखें, ये मैंने जूम इन किया, ठीक है। अब देखकर मुझे एक बात का जवाब दें, सोच समझ कर, ठीक है। ये क्या है? एक मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, सो पिक्चर में आपको एक एटम दिखाई दे रहा है। इन दिस पिक्चर कैन यू सी हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? जो रेड वाले हैं दे आर प्रोटॉन्स। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस? इट कैन क्लियरली बी सीन दैट देयर आर टू प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, है ना? अच्छा, दो प्रोटॉन्स के बाद जरा आप देखकर बताएं बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? इस एटम के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। यानी अगर इसके अंदर दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, यानी देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेस एंड टू नेगेटिव चार्जेस, तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। आपसे मैं पूछूंगा मेरे बच्चों, बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज? नेट चार्ज कितना है? तो आप बोलोगे नेट चार्ज कितना है मेरे बच्चों? नेट चार्ज जीरो है। अगर किसी एटम का नेट चार्ज जीरो हो जाए तो ऐसे एटम को बोलते हैं न्यूट्रल एटम। और मजे की एक बात बताऊं, हर एटम बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होता है। हर एटम बाय डिफॉल्ट कैसा होता है मेरे बच्चों? हर एटम बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसके प्रोटॉन्स और उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। तो पहले तो मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें न्यूट्रल एटम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल एटम क्लियर? न्यूट्रल एटम का मतलब है इट शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, न्यूट्रल एटम भी पढ़ लिया, तो जरा न्यूट्रल एटम के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं एक बार आप जल्दी से ये नोट पढ़ लो।
नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है इफ एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या गेन कर दे तो फिर वो एटम एटम नहीं रहेगा, वो एटम क्या बन जाएगा? वो एटम आयन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे और दो प्रोटॉन्स थे। अब अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स तो दो रह जाएंगे मगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक रह जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपका एटम बन जाएगा पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। अच्छा, फर्ज करें एक एटम है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, उसने कहीं से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है अब आपका एटम बन जाएगा नेगेटिव आयन। तो बेटा एक एटम आयन कब बन जाता है? एटम आयन तब बन जाता है जब एटम के ऊपर चार्ज आ जाए। एटम के ऊपर क्या आ जाए? चार्ज। एटम के ऊपर चार्ज कैसे आता है? एटम के ऊपर चार्ज आता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके और या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हें ये नोट भी समझ आ गया? Is the note clear to everyone? If an atom loses or gains electrons, it becomes positive or negative ion. परफेक्ट हो गया भाई। अब जरा सुनो भाई, एक जल्दी से चीज पढ़ लेते हैं, ये न्यूक्लियाइड नोटेशन क्या होते हैं। न्यूक्लियाइड नोटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ओ लेवल में तुमने ये पढ़ा है। किसी भी न्यूक्लियाइड को लिखने का तरीका क्या होता है? बड़ा आसान है। आप न्यूक्लियाइड का सिंबल बनाएं, ऊपर आप न्यूक्लियॉन नंबर लिख दें, नीचे आप प्रोटॉन नंबर लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे देखें इतनी सारी एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी दी हुई हैं कि नीचे प्रोटॉन नंबर लिखा जाता है और ऊपर न्यूक्लियॉन नंबर लिखा जाता है। जैसे इस कार्बन को ही देख लें, इस कार्बन में जरा जल्दी से बताएं कितने प्रोटॉन है? सर बहुत आसान है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, यानी इसका प्रोटॉन नंबर 6 है और इसका न्यूक्लियॉन नंबर 12 है। ठीक है, 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 - 6 = 6 न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ये अगर इसको देखें, ये सोडियम है। सोडियम के न्यूट्रॉन्स निकालने तो इसके न्यूक्लियॉन्स में से इसके प्रोटॉन्स माइनस कर दें, पता चल जाएगा आपको उसके अंदर 12 न्यूट्रॉन होता है। तो ये सारी साइंस आपको बचपन से आती है। अगर आप में से मेजोरिटी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं तो बेटा फिर तो जिंदगी वैसे ही आसान हो गई। केमिस्ट्री वाला बच्चा तो जानता है कि नीचे प्रोटॉन नंबर लिखा जाता है, ऊपर न्यूक्लियॉन नंबर लिखा जाता है। समझ आ गई बात? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को न्यूक्लियाइड का मतलब नहीं पता होता, तो जिनको न्यूक्लियाइड का मतलब नहीं पता सिर्फ उन्हें बता देता हूँ कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। नीचे लिखा हुआ भी है, अ न्यूक्लियाइड इज अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एन एटम स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टेन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर। बेटा न्यूक्लियाइड अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पहचाना जाता है। अगर मैं आपके सामने सिर्फ Na लिख दूं तो आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि ये कौन सा सोडियम है। Na देखकर आप ये तो बता देंगे कि ये सोडियम का एटम है, लेकिन ये न्यूक्लियाइड कौन सा है? अब देखें, सोडियम तो कई तरह के हो सकते हैं। सोडियम 23 भी एक सोडियम होता है और सोडियम 24 भी एक सोडियम होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी वाकिफ हैं। अगर मैं आपके सामने लिख दूं सी, तो सी का मतलब कार्बन तो है, लेकिन कौन सा कार्बन? बेटा कार्बन तो ये वाला भी होता है, कार्बन तो ये वाला भी होता है, कार्बन तो ये वाला भी होता है। तो जब तक आप प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर लिखकर वाजे नहीं करेंगे तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। तो जब भी आप किसी एटम के साथ प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर लिखते हैं, अब वो क्या कहलाएगा? अब वो न्यूक्लियाइड कहलाएगा। तो न्यूक्लियाइड एक खास एटम होता है, डिस्टिंक्ट एटम होता है, जो कि अपने स्पेसिफिक प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर से पहचाना जाता है। समझ आ गई बात? अगर मैं Na लिख दूंगा तो ये मैंने Na का मतलब सोडियम एटम लिखा है, लेकिन अगर मैं Na के साथ प्रोटॉन नंबर भी लिख दूं, न्यूक्लियॉन नंबर भी लिख दूं, तो अब मैंने सोडियम का न्यूक्लियाइड लिखा है। समझ आ गई बात? तो जरा जल्दी से सारे बच्चे बता दें, न्यूक्लियाइड समझ आ गया? जब तक आप प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर नहीं लिखेंगे आप ये बता ही नहीं सकते कि वो कौन सा एटम है।
एक एटम पहचाना ही अपने न्यूक्लियाइड से जाता है। समझ आ गई बात? तो प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर का मेंशन होना बहुत जरूरी है, वरना यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि वो एटम का कौन सा वाला आइसोटोप है। वो तो कोई सा भी हो सकता है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब आप एक काम करेंगे भाई, जल्दी से आए और एक बार ये पढ़ लें पार्टिकल नोटेशन। पार्टिकल नोटेशन क्या होती है? आगे जाके आपको पार्टिकल्स लिखने होंगे। पार्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, पार्टिकल्स को लिखने का तरीका क्या होता है। आप पार्टिकल का सिंबल बनाइए। पार्टिकल के यहाँ लेफ्ट बॉटम पर पार्टिकल का चार्ज लिख दें। क्या लिख दें? पार्टिकल का चार्ज। और ऊपर लिखा जाता है पार्टिकल का न्यूक्लियॉन नंबर, यानी पार्टिकल के अंदर अगर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं तो वो लिखा जाता है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहता हूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन लिखने के लिए मैं पी बनाऊंगा, नीचे लिखूंगा वन, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है वन, और ऊपर भी लिखूंगा वन। तो ये है प्रोटॉन का सिंबल। या अगर मुझे न्यूट्रॉन का सिंबल बनाना है तो एन लिखूंगा, ऊपर वन लिखूंगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन होता है, और नीचे लिखूंगा जीरो। समझ आ गई बात? ये न्यूट्रॉन का लिखने का तरीका है। या अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में कोई चार्ज होता है? जी सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। तो नीचे लिखेंगे -1 और ऊपर लिखेंगे जीरो। सर ऊपर आपने जीरो क्यों लिखा है? ऊपर जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ना ही कोई प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में ना ही कोई न्यूट्रॉन होता है। या अगर अल्फा पार्टिकल लिखना है, अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, यानी टोटल न्यूक्लियॉन हो गए चार। तो ये अल्फा पार्टिकल को लिखने का तरीका है। तो बेटा यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर पार्टिकल्स को लिखने का तरीका बताया हुआ है। पेपर में आपको अक्सर पार्टिकल को उसके सिंबल से लिखना होगा। यानी न्यूट्रॉन लिखना है तो न्यूट्रॉन लिखने के लिए आप बस ये लिख दें, ये न्यूट्रॉन बन गया। ठीक है, ऐसे एन लिखा, ऊपर वन, नीचे जीरो। ये किसका सिंबल है? ये न्यूट्रॉन का सिंबल बना हुआ है मैंने स्क्रीन पर। या ये किसका सिंबल है? ऊपर वन, नीचे वन। ये जो मैंने सिंबल बनाया, ये मैंने प्रोटॉन का सिंबल बनाया। प्रोटॉन का पार्टिकल नोटेशन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। देखो, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? चार्ज वन होता है ना, तो नीचे वन लिखना है आपने। और प्रोटॉन में प्रोटॉन होता है, मतलब प्रोटॉन खुद एक प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का न्यूक्लियॉन नंबर भी तो वन होगा। प्रोटॉन खुद एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का न्यूक्लियॉन नंबर भी वन, और नीचे चार्ज नंबर भी वन। कैसा? न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन का न्यूक्लियॉन नंबर वन होता है, लेकिन चार्ज नंबर जीरो होता है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब एक मिनट जरा जल्दी से सुन ले भाई। आइसोटोप क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, व्हाट इज एन आइसोटोप, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। यू ऑलरेडी नो इट। व्हाट इज एन आइसोटोप? एएस के बच्चे को आइसोटोप पे ज्यादा वक्त लगाने का फायदा नहीं है। एएस का बच्चा अच्छे से जानता है यार, केमिस्ट्री की ओ लेवल तुमने पढ़ी है, इनफैक्ट ओ लेवल फिजिक्स में भी तुमने आइसोटोप पढ़ा है। आइसोटोप का मतलब है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have same number of proton but different number of neutrons। और नीचे देखें आइसोटोप की इतनी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सारे किसके आइसोटोप लिखे हुए हैं? ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिखे हुए हैं। इन सब का देखें प्रोटॉन नंबर सेम है, वन वन वन, लेकिन इनका न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। समझ आ गई बात? या देखें ये सारे किसके आइसोटोप लिखे हुए हैं? ये सारे कार्बन का आइसोटोप लिखे हुए हैं, और ये सारे यूरेनियम के आइसोटोप लिखे हुए हैं। बेटा हर एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स पॉसिबल होते हैं। जैसे सोडियम का जहां आइसोटोप 23 होता है, वहीं सोडियम का एक आइसोटोप 24 भी होता है। जहां ऑक्सीजन का एक आइसोटोप 16 होता है, वहीं ऑक्सीजन का एक आइसोटोप 15 भी होता है। तो इसका मतलब कई कई तरह के आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, मैं क्या पढ़ाना चाहूंगा? मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा आइसोटोप्स दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं आइसोटोप्स मेरे बच्चों? आइसोटोप्स दो तरह के होते हैं। उनके नाम पढ़िएगा जरा। एक होता है स्टेबल आइसोटोप, एक होता है अनस्टेबल आइसोटोप। नाउ व्हाट इज अ स्टेबल आइसोटोप, व्हाट इज एन अनस्टेबल आइसोटोप? लिखा हुआ है स्टेबल आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। इनके न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? स्टेबल।
और अनस्टेबल आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? अनस्टेबल। अब बच्चा पूछता है सर ये क्या मतलब है, स्टेबल आइसोटोप के स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल के अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, मतलब तो बताएं। मैं तुम्हें मतलब बताता हूं, एग्जाम्पल दूंगा ऊपर जाके दोबारा। अब सुनना जरा, ये बड़ी जोर की एग्जाम्पल आ रही है तो तुम लोगों की बहुत सारी तवज्जो चाहिए। आप मुझे बताओ ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखा है ये मैंने? आप बोलेंगे सर ये आपने कार्बन का आइसोटोप नंबर 12 लिखा है ना? अच्छा, अब ये क्या लिखा है मैंने? सर ये आपने कार्बन का आइसोटोप नंबर 13 लिखा है। वेरी गुड। और अब ये क्या लिखा है मैंने? सर ये आपने कार्बन का आइसोटोप नंबर 14 लिखा है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, कार्बन 12 और कार्बन 13 का जो आइसोटोप है ना वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन कार्बन 14 के आइसोटोप की अजीब सी बात बताऊं, कार्बन 14 का आइसोटोप अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है। क्या निकालता है? रेडिएशंस निकालता है। ओए होए। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें मेरे पास इतना बड़ा कार्बन 14 का एक टुकड़ा है, ये कार्बन 14 का एक फर्ज करें सैंपल है 10 ग्राम्स का, तो ये कार्बन 14 का सैंपल्स अपने अंदर से क्या निकालेगा? सर ये सैंपल अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। ऐसे आइसोटोप्स जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं आप उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? आप उन्हें अनस्टेबल आइसोटोप कहते हैं। तो फिर से बताएं, अनस्टेबल आइसोटोप की और स्टेबल आइसोटोप की पहचान क्या है? सर स्टेबल आइसोटोप नॉर्मल वाले होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप अपने अंदर से रेडिएशन वेडिएशन निकाल रहे होते हैं। समझ आ गई बात? वो अपने अंदर से रेडिएशन क्यों निकालते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं मेरे बच्चों? वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आप, क्या कहते हैं आप? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को आप क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को आप रेडियो आइसोटोप कहते हैं। तो फिर से बताओ रेडियो आइसोटोप की पहचान क्या है? रेडियो आइसोटोप की पहचान क्या है? सर जो नॉर्मल आइसोटोप होता है ना स्टेबल वाला, वो तो नॉर्मल होता है, उसमें कोई कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो अनस्टेबल आइसोटोप होता है ना, वो अपने अंदर से क्या निकालता है? वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है। ऐसा आइसोटोप अनस्टेबल, या इनका एक और नाम क्या है? ये रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। तो समझ आ गया भाई आइसोटोप्स कितनी तरह के होते हैं? आइसोटोप दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। अनस्टेबल वाले क्या होते हैं? अनस्टेबल वाले अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं, इसलिए आप उन्हें रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ आइसोटोप्स की टाइप समझ आ गई? सर क्या ये हमें याद करने होंगे कि कौन कौन से आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं और कौन कौन से आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं? आर वी गोइंग टू मेमोराइज दिस? नहीं, ये तुम्हें याद नहीं करने, लेकिन बेसिक बेसिक तो तुम्हें हाँ पता ही होने चाहिए। जो बेसिक बेसिक आइसोटोप्स है ना मेरे बच्चों, वो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है? बेसिक बेसिक आइसोटोप्स का मतलब ये हुआ, जैसे कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। या सोडियम 24 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तुम्हें पता होना चाहिए। अबे यूरेनियम का तो कोई सा भी होगा ना वो रेडियो एक्टिव होगा। यूरेनियम के तो सारे आइसोटोप कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एक न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होता है, ये पढ़ना जरा। A nucleus is unstable when it has large imbalance of protons and neutrons. न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होता है? सर जैसे आप कह रहे थे कि कार्बन 13 जो है वो स्टेबल होता है, कार्बन 12 भी स्टेबल होता है, मगर कार्बन 14 अनस्टेबल होता है। तो कार्बन 14 अनस्टेबल क्यों है सर? असल में जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस का मतलब फर्क होगा, वहां पर अनस्टेबिलिटी होगी। क्या होगी बच्चों? अनस्टेबिलिटी होगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूरेनियम का प्रोटॉन नंबर होता है 92 और न्यूक्लियॉन नंबर होता है 238। पता है कितने का फर्क है?
92 और 238, पता है कितने का फर्क है? 92 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स कितने? 92। और न्यूट्रॉन्स कितने? 146। आप बताओ ये फर्क ज्यादा है या कम है? ये फर्क बहुत ज्यादा है। तो जब इतना बड़ा इम्बैलेंस होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद में, ऐसे आइसोटोप कैसे बन जाएंगे मेरे बच्चों? अनस्टेबल होंगे। और अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या करते हैं? अनस्टेबल आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी करते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब आप लोगों ने एक काम करना है मेरा। आप लोगों ने मुझे देने हैं 2 मिनट। ठीक है, मैं जरा पानी पी गया हूँ, मेरा गला बड़ा खुश्क हो रहा है। मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है?